हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग के लिए आज से मैं केमिकल काइनेटिक्स, एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, उसके एमएसटी सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर अगले साल आ सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है ये है। अब आप लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन सीईटी का है तो एक क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक क्वेश्चन सीईटी का है तो जेई में इससे रिलेटेड नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो स्टूडेंट जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट के लिए या सीईटी के लिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। हम डेली कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन पर चैप्टर में होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बी हाफ्ड ऑफ द रेट कांस्टेंट इज इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस। मतलब कितने सेकेंड के बाद, यानी कि कितने सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन जो कि क्या है, ए है, जस्ट सपोज इसका कंसंट्रेशन कब आधा हो जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए बात की जा रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम सभी लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन जानते हैं, T = 2.303 अपान के log बेस 10 A/A-x। किस रिएक्शन के लिए? जब आपके पास रिएक्शन दिया गया हो कि मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट A है, अगर ये प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, तब जब टाइम T = 0 होता है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A होता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वह बनता है 0। जब टाइम T = T होता है तब उस केस में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि A है वह घट जाती है और A-x बचता है, और x अमाउंट में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। तब इस केस में अगर हम लोग देखें, तब टाइम T = T½ पर अगर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखें तो हमारा ये वाला इक्वेशन बनता है। अब बात की जा रही है एट T = T½ पर, जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाएगा तब हम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, x की जगह पर हम तब क्या रख देंगे, x की जगह पर हम रखेंगे A/2। तब हम इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो A-A/2 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा A/2। अर्थात जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, इसके अंदर अगर हम रखें तो T½ = हो जाता है 2.303 अपान के log बेस 10 A/A/2। A से A कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तब ये वैल्यू आएगा आपका 2.303 अपान के, और आगे ये आपका आ जाएगा log 2, और log 2 का हमको वैल्यू पता है 0.3010। तब 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 अपान के, तब ये हो जाता है 0.693 अपान के। अर्थात T½ = 0.693 अपान के। ये हमारे पास इक्वेशन बनता है। अर्थात हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके और इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन में चले गए। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा होता ही है। तब हम लोग, अभी इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, फास्ट हो जाएगा। तब हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग को अब देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बना था? हमारे पास इक्वेशन बना था इस केस में T½ जिसकी वैल्यू निकालनी है 0.693 अपान के की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बाद हमें ये वैल्यू पुट कर देना है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.693 अपान के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1.155 इंटू 10⁻³ अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.693 इंटू में 10⁻³ अपान में 1.155। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तब यहाँ पर देखिए ये आधे से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका आधे से थोड़ा ज़्यादा है और ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तब हम इसको रफली क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं आधा और इसको हम मान सकते हैं नीचे वाले को 1। तब और यहाँ पर 1000 है,
देखिए रफली हमको सॉल्व करना है। अब हम इसको लगभग सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका 0.5 है और ये 1 है, मान के चलिए, तब ये कट पिट करके कितना आ जाएगा 0.5, है ना। अब इस 0.5 से 1000 में डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 500 के आसपास सेकेंड आएगा, 500 के आसपास सेकेंड आएगा। तो जब ये 500 के आसपास सेकेंड आएगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप लोग देखेंगे ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे। हालांकि शॉर्टकट तरीका करने में भी हमें 5 मिनट लग गया, क्योंकि हमने जो है कि फार्मूले को थोड़ा सा बनाने लगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, फॉर विच आर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स। किस आर्डर के रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वह टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स यानी कि मिनट इनवर्स यानी कि आवर इनवर्स होता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे पास रेट इक्वेशन होता है R इक्वल टू के और A के पावर 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें इस K का यूनिट बताना है। हम लोग R को क्या लिख सकते हैं, dx अपान dt इक्वल टू के ए लिख सकते हैं। हमें किसका यूनिट बताना है, K का बताना है। तब K इक्वल टू होता है dx अपान में dt, है ना, और ये हो जाता है A। A का मतलब होता है मोलरिटी, A का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है, और dx का मतलब भी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तब यहाँ पर हो जाएगा आपका मोलरिटी अपान में टाइम इनटू में मोलरिटी। यहाँ पर मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, क्या बचा टाइम, 1 अपान टाइम, जिसको कि हम लिख सकते हैं क्या, टाइम इनवर्स। ओके, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आया समझ में ना। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, जब बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन होता है तो द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तब कोई भी रिएक्शन का रेट है वह किसके बराबर होता है। तब उस केस में आपका यहाँ पर ये बात आप लोग याद में रखेंगे कि जब कोई भी रिएक्शन A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, और ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप है मान लीजिए, और ये वाला स्टेप आपका दोनों फास्ट है, दोनों स्टेप क्या है, फास्ट है। तब इस केस में जो स्लो स्टेप होता है ना, वही क्या करता है, वही जो है कि किसी भी रिएक्शन का रेट के बारे में बताता है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, किसी भी रिएक्शन का आपका रेट बताता है। तब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है हम उसी को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम स्लो स्टेप जो होगा सिर्फ उसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो कि कई स्टेप में हुआ है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है और ये आपका थर्ड स्टेप है। तो ये तीनों स्टेप में से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए सर्टेन रिएक्शन आकर इन 2 स्टेप। एक फिक्स रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, 2SO2 प्लस 2NO2 मिल करके बन रहा है SO3 प्लस NO। फिर अगले स्टेप में 2NO O2 के साथ मिल करके बना दे रहा है O2। तब इस केस में पूछ रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है। ठीक है ना, द रिएक्शन इज NO2 इज इंटरमीडिएट, NO इज इंटरमीडिएट, NO इज कैटलिस्ट, O2 इज इंटरमीडिएट। तो देखिए पहला स्टेप क्या हो रहा है, फिर से एक बार लिखते हैं, 2SO2 प्लस 2NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO बन रहा है। देखिए ध्यान से, खूब ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पर ये 2 NO है, ये अगले स्टेप में NO के साथ, अगले स्टेप में यही वाला NO, यही वाला आकर के ऑक्सीजन के साथ मिल करके फिर से क्या बना दे रहा है, 2NO2 बन जा रहा है। यानी कि ये जो है ना, या फिर ये जो है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है, रिएक्शन के बीच में बना है, रिएक्शन के मध्य में बना है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है माध्यमिक यौगिक, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अर्थात देखो हमको यहाँ से यहाँ तक आना था,
मेन हमारा रिएक्शन ये था, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कहलाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फिर से वही पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज। देखो सबसे पहले क्या दिया है? NO2Cl। ये सभी क्वेश्चन CET में आए हुए हैं। कन्वर्ट हो रहा है सबसे पहले NO2 में प्लस Cl में। अब अगला एक और मालिक्यूल आ रहा है NO2 का, यही वाला रिएक्शन फिर से हो रहा है, Cl के साथ मिल करके बना दे रहा है NO2Cl प्लस Cl2। ठीक है ना? ये रिएक्शन थोड़ा सा हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन खैर हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ रहा है, तब हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है निकला हुआ है, वही क्लोरीन यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट आ गया है, जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त था। अगले रिएक्शन के लिए यही क्या है? अगले रिएक्शन के लिए यही आपका रिएक्टेंट बन जा रहा है। ठीक है ना? तब इस केस में ये बीच का स्थिति हो गई। तो जब बीच का स्थिति हो गई तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तब हम लोग इसको बोल देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसको हम लोग बोलेंगे। ध्यान से देख लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो Cl है ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटेन एज। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो देखिए जब भी हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे सर ने या फिर आप लोग के सर लोगों ने बताए होंगे कि कैसे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट के बारे में लिखते हैं, और जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू होती है ना, ये अपान में चली जाती है, और जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, और प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जब एवरेज लिखते हैं तब हम लोग डेल्टा x अपान डेल्टा t लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा x अपान डेल्टा t होता है ना? अगर ये प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट के लिए, माइनस रहेगा तो रिएक्टेंट के लिए। डेल्टा x क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। डेल्टा t क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल या फिर मोलरिटी अपान लीटर, सॉरी मोलरिटी पर सेकेंड, या फिर मोलरिटी और टाइम, मोलरिटी पर टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? तब देखिए इसका हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले जो स्टोइकियोमेट्री है 2 है, उसको 1/2 करेंगे क्योंकि ये जितना रहता है उसके रेशियो में घटता है। तो 1/2 माइनस के साथ डेल्टा और ब्रैकेट में SO2, कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखाते हैं, अपान डेल्टा t, ये हो जाएगा। अब देखो जितना SO2 घटेगा उसी के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आपका ऑक्सीजन भी घटेगा, यानी कि डेल्टा O2 अपान में डेल्टा t, और फिर उसी के हिसाब से आपका जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो बनेगा, है ना? जिस रेशियो में आपका रिएक्टेंट घट रहे हैं उसी रेशियो में आपका क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। अर्थात जब हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा SO3 अपान में डेल्टा t। ठीक है? तब सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये, ऑक्सीजन के लिए ये, और सल्फर ट्राईऑक्साइड का रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग करके किसी एक का कंसंट्रेशन दिया हो तो दूसरे का निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन दिया है x, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का निकालना होगा, और सॉरी इसका दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का x दिया है और ऑक्सीजन का निकालना है, तब इन दोनों का कंपेयर कर देंगे। कैसे? 1/2 डेल्टा SO2 अपान डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपान डेल्टा t। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। SO2 का वैल्यू रख देंगे x, तब ये आज का आंसर क्या आ जाएगा? x/2 आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो
तब इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा O2 अपान डेल्टा टी, ये वाला ऑप्शन सही है। इस केस में देखो SO2 के जगह पर यहाँ पर 1/2 होना चाहिए था और माइनस में होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पर SO2 के साथ माइनस नहीं है, यहाँ पर SO3 के साथ 1/2 नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। आया समझ में? एक और लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं पढ़ा करके। लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए दिया है रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A + B कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट P इज रेट इक्वल टू KA⁴B। हमारे लिए रेट लॉ इक्वेशन दिया है। रेट लॉ इक्वेशन कहाँ से आता है? ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो रेट लॉ आता है वो कैसे हो जाता है? रेट इक्वल टू, रेट लॉ दिया है KA⁴ और B, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, यानी कि K की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब K की वैल्यू पूछ रहा है तो हम सबसे पहले इसको K के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तब K इक्वल टू हो जाएगा R में कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है ना। इफ रेट इज गिवन, यदि इस रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, यानी कि R की वैल्यू दिया हुआ है 0.22 मोलर सेकेंड के पावर -1 और A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, A की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1 मोलर और B का कंसंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 मोलर। ठीक है, तब K की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.22 मोलर सेकेंड के पावर -1। A का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू दिया है 0.25। अच्छा देखिए, हम इसका जब भी लिखेंगे ना तो हम इसके यूनिट के साथ लिखेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यूनिट के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट को भी सॉल्व करना है ना। देख सकते हैं आप लोग, यूनिट को सॉल्व करके किया गया है। मोलर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे 1, A का वैल्यू दिया है 1 और मोलर स्क्वायर हो जाएगा, और B का वैल्यू दिया है 0.25। अच्छा, एक का स्क्वायर यहाँ होगा 0.25 मोलर। तब अगर हम लोग अब अच्छे से ध्यान से देखें तब यहाँ पर हो जाएगा मोलर से मोलर कैंसिल हो जाएगा। 1 स्क्वायर की वैल्यू होता है 1। तब हमारे पास बचा क्या? सिंपल तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सिंपली बहुत ही छोटा चीज़ बचा है और वो है आपका 0.22 अपान 0.25। और देखिए ये जो वैल्यू है मोलर स्क्वायर, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? मोलरिटी के पावर -2 और सेकेंड के पावर -1। अब देखिए अगर यहाँ पर तुम्हारा 0.22 की जगह पर 0.25 होता तब ये सॉल्व करने के बाद 1 आता, लेकिन यहाँ पर 0.25 है, सॉरी 0.22 है जो कि 0.25 से थोड़ा सा कम है। तब इसको सॉल्व करने के बाद इसको हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो लाना नहीं है, हमको पता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ला करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम होगा। जब 1 से कम होगा तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो जो है कि पॉइंट में 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0.99 से लेकर के लगभग 0.8 के आसपास आएगा। ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस देख करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू होगा। तब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 3.52, 0.88, 1.36, 1.136 और 0.05। तो इसको देख करके पता चल जा रहा है कि बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना। तो 0.88 मोलरिटी के पावर -2 सेकेंड के पावर -1। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने सिर्फ 7 क्वेश्चन किए। अगले क्लासेस में हम लोग आगे के बहुत सारे अच्छे सुंदर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए, बहुत ही अच्छी खासी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद।